सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट की केस स्टडीज। सो बच्चों, आई होप कि अब तक हम लोग जितने भी केस स्टडीज सॉल्व कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो चुका होगा। बस लास्ट 2 चैप्टर्स ही बचे हैं हमारे और उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट। डिटेल्ड लेक्चर्स भी किए, रिवीजन भी कर लिया, केस स्टडीज भी प्रैक्टिस कर ली। तो अब बस आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने अपनी जंग जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। तो चलो बच्चों, लगा दो फटाफट से अपनी अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की केस स्टडीज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो लास्ट के 2 पॉइंट्स हमें क्या कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं 2 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग और एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। तो अपनी मैम की बात को मानते हुए आपने क्या करना है, फटाफट से मुझे यहाँ पर बतानी है कि किस तरीके से आपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग याद करी है, उसके सारी हेडिंग्स, यानी कि अपनी मेमोरी ट्रिक बताइए। साथ में फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के भी सारे पॉइंट्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। और डिटेल रजिस्टर में लिखना नहीं भूलना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट भी, ज्यादातर तो वैसे डायरेक्ट ही पूछा गया, केस स्टडीज थोड़ी सी कम पूछी गई है इसकी, लेकिन आपको हर तरीके से अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। The process of marketing involves creating a market offering and to satisfy the needs and want of the present and the potential buyers. The real question is how to create a market offering. अब यहाँ पर स्टार्टिंग की लाइन नहीं, हमें फीचर्स दे दिए हैं कि यहाँ पर जो मार्केटिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है मार्केट ऑफरिंग से, ठीक है। एंड टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर्स। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोग नीड और वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो हमारे ऑलरेडी बायर है उनकी भी और जो पोटेंशियल बायर बन सकते हैं उनकी भी, ठीक है। तो बेटा यहाँ से 2 फीचर्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। एक था आपका नीड एंड वांट, यानी कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी चाहत, जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या डिफरेंस होता है नीड एंड वांट्स में, ठीक है। और दूसरा क्या था बच्चे, दूसरा है हमारे पास मार्केट ऑफरिंग। तो फीचर्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शंस कौन से हैं। सो सपोज आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, पहला ही पॉइंट मिल गया, कितना क्लियरली मिला है ना। तो देखो भाई, यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने गैदर किया है, एनालाइज किया है मार्केट इंफॉर्मेशन को, अ प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीन, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिख गई है, बाय सम फर्म इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक के फील्ड में एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। और आपको पता है ना, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में हम कौन से एनालिसिस को करते हैं, स्वॉट एनालिसिस को, ठीक है। सो टू डेवलप and market a new brand of soft drink, the firm takes a number of important decision. तो यहाँ पर अपने उस नए ब्रांड को डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए फर्म ने बहुत सारे डिसीजन लिए। फॉर एग्जाम्पल, whether to go for any collaboration with a foreign manufacturer of the soft drink or whether to produce for the local market or for a wider market. तो बहुत सारी चीजें सोची जा रही हैं कि क्या हम कोलैबोरेशन करें फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ या फिर लोकल मार्केट्स के साथ ही इसको प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। एंड व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, हमारे इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स होंगे, सो दैट इट इज अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। तो कि तभी तो हम अपने टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड whether the drink will be packed in the glass bottle or the plastic can, और इसको हम प्लास्टिक कैन में लेकर जाएं या फिर ग्लास बॉटल इसके लिए बनाएं। व्हाट विल बी द नेम, यानी कि किस नाम से हमारी ये ड्रिंक जानी जाएगी और कितने प्राइस पर हम इसको बेचेंगे। क्या हम इसको उतने प्राइस पर ही बेचें जितने प्राइस पे हमारे कंपिटिटिव ब्रांड बेच रहे हैं, या थोड़ा प्राइस उससे अप रखें या उससे बिलो रखें। तो बेटा बहुत क्लियरली बहुत सारे फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे, जो क्लियरली आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं ना, फटाफट से वो लिख दो। जैसे कि अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करूं, तो उन्होंने प्राइसिंग की बात करी है, तो एक फंक्शन आपका प्राइसिंग भी होता है, एक हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 2 तो यही हो गए। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पे कहा कि किस नाम से जाना जाएगा हमारा जो भी प्रोडक्ट है, वो ब्रांडिंग हो गई। फिर उन्होंने बोला कैसे हम पैक करेंगे, तो बेटा यहाँ पर पैकेजिंग हो गई है ना, पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी कह सकते हो आप, यहाँ पे साथ में वो कंबाइंड हमारा यूज होता है। तो ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर बहुत इजीली चारों के चारों फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे ये जो इतनी सारी चीजें सोची जा रही है ना फीचर्स वगैरह के बारे में, तो कई हद तक यहाँ पर मार्केट प्लानिंग भी है।
ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो हमें कोई भी 4 लिखनी थी, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं बहुत इजीली और लिख भी दिए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखें। पहले तो ऐसे ही बोल दिया आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। अरे भाई ऐसे कौन पूछता है। और आगे लिख दिया एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स डिस्कस्ड इन द अबव केस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। और वो फिर आपको 4 फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए होंगे। तो मतलब क्वेश्चन देख के ये लग ही नहीं रहा कि मार्केटिंग का क्वेश्चन है या किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इवन हम ये भी नहीं बता सकते, है ना। बस फैक्टर्स को देख के कई बार बच्चों के माइंड में जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो आ जाता है, बट इतनी जल्दी जज नहीं करना है। बिना क्वेश्चन को रीड करे आपको यहाँ पर अपनी तरफ से अजम्पशंस नहीं बनानी है जब तक क्लियरली वहां पर बातें ना लिखी हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है। After acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to be the leading manufacturer of aloe vera products worldwide. अब यहाँ पर ना हमारे ये कुछ अशोक हैं, अशोक जी हैं, उन्होंने कोई एलोवेरा फार्म जो है वो स्टार्ट किया है अपना। तो बहुत सारी नॉलेज उन्होंने पहले इसके बारे में इकट्ठी करी है और उसके बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने सोचा कि हम एलोवेरा के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे और बेचेंगे। He observed that the products were expensive as the demand of the product was more than the supply. अब यहाँ से उन्हें ये पता चला कि जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो एक्सपेंसिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। ठीक है, एक्सपेंसिव है एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वाज मोर देन द सप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। He was keen to promote the methods and the practices that were economically viable, environmentally sound and at the same time protecting the public health. उसने ये भी बोला कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे मेथड्स और प्रैक्टिसेस को यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमोट करना चाहते हैं जो इकोनॉमिकली सही हो। ठीक है, मतलब हमारे पैसे वाइज भी सही हो, कम से कम कॉस्ट पे बन पा रहा हो, इन्वायरमेंटली भी ठीक हो और एट द सेम टाइम पब्लिक की हेल्थ को भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumers in consideration of the purchase of aloe vera product. अब उसके दिमाग में एक ही चीज बार बार घूम रही है कि कितना पैसा चार्ज किया जाएगा, कितना पैसा मैं चार्ज करूं लोगों से अपने एलोवेरा प्रोडक्ट्स के लिए। He also thought that the competitors' prices and the anticipated reaction must also be considered for. अब वो कंपिटिटर्स के प्राइस भी देख रहा है और रिएक्शंस के बारे में भी सोच रहा है कि क्या रिएक्शंस रहेंगे। सो आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड डूइंग द करेक्ट मार्केटिंग प्लानिंग, ही केम टू नो दैट द कंज्यूमर कंपेयर द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट टू द वैल्यू ऑफ मनी विच दे आर रिक्वायर्ड टू पे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको एक चीज समझ में आई कि जो कंज्यूमर होता है ना वो अपनी जेब के पैसे को कंपेयर करता है विद द बेनिफिट, कि क्या उसे उतना मनी वर्थ वैल्यू मिल रहा है कि अगर आज उसने 10 रुपए किसी प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया है तो क्या उसे 10 रुपए के बराबर वैल्यू मिल रही है, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे खुशी मिल रही है वो 10 रुपए खर्च करके। उसे लग रहा है कि अगर आज मैंने 10 रुपए खर्च करे तो 10 रुपए के बराबर मुझे बेनिफिट मिला है। तो कंपैरिजन ऐसे करता है हमारा जो कंज्यूमर है। ठीक है, द कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट व्हेन दे परसीव्ड दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी व्हिच दे वुड पे। और उसने फिर से एक लाइन यहाँ पर बोली है बेटा कि हमेशा जो कंज्यूमर होता है उसका थॉट प्रोसेस यही रहता है कि जो भी उसने प्रोडक्ट के लिए पैसा पे किया है एटलीस्ट वो उतना हो जितना उसको उससे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सिंस ही वाज एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट ही फेल्ट दैट ही मे नॉट बी एबल टू कवर ऑल द कॉस्ट। और उसको ये पता था कि वो नया नया मार्केट में एंटर कर रहा है तो सारी कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा। ही न्यू दैट इन द लॉन्ग रन बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अनलेस ऑल द कॉस्ट आर कवर्ड इन एडिशन टू द मिनिमम प्रॉफिट। और उसको ये भी पूरी जानकारी थी कि अगर लंबे समय तक बिजनेस को चलाना है तो अगर सारी कॉस्ट को कवर नहीं कर पाया अलॉन्ग विद द मिनिमम प्रॉफिट तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ही एग्जामिन्ड द क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपिटिटर्स एंड एंटिसिपेटिंग द रिएक्शंस। तो फिर से उसने अपने कंपिटिटर की प्रोडक्ट की क्वालिटी फीचर चेक करे और रिएक्शंस को यहाँ पर उसने एंटिसिपेट करने की कोशिश करी। Considering the same, he decided to add some unique features और उसने अब अपने पैकेजिंग में कुछ यूनिक फीचर्स ऐड ऑन करे एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड द फ्री होम डिलीवरी। और फ्री होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी प्रोडक्ट की। द अबव केस रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन। और यहाँ जितने भी पूरी डिस्कशन चल रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है मार्केटिंग के अंदर। In condition of the perfect competition, most of the firms compete with each other। और perfect competition में बहुत सारी जो firms है वो इसी के बेसिस के ऊपर compete करती हैं अपने goods और services की marketing के लिए। तो बच्चों अब मुझे बताओ
यहाँ किस बात पे पूरा डिस्कशन चल रहा था? स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था, सिर्फ इतना पता चल रहा था कि एलोवेरा प्रोडक्ट्स को बेचना है और कैसे कैसे बेचा जा सकता है, सिर्फ उस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि प्रमोट करेंगे मेथड्स को और ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम चौथी और पांचवी लाइन तक पहुंचे तो एक बात समझ में आई कि अशोक का एक बहुत ही मेन कंसर्न है किस चीज के रिगार्डिंग, कि उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेगा, जिसके लिए उसने बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया। तो बेटा प्राइस डिसाइड करना आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? डेफिनेटली चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग में, और उसमें आपका ये जो 4 पीज है उसमें से आपका एक पी भी होता है प्राइस मिक्स, जिसके बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। तो बच्चे एग्जाम में तो 12 चैप्टर्स में से फाइंड आउट करना है ना, यहाँ आपको पता है कि मार्केटिंग चैप्टर है, बट वहां के हिसाब से आप सोचो कि कैसे हम लोगों ने इस चीज को जज किया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस के बारे में बात हो रही है और प्राइस के बारे में आपने सिर्फ मार्केटिंग के अंदर ही पढ़ा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ है प्राइस मिक्स। और आपको पता है देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को, फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ पर उसी का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो जब आपने यहाँ पर देखा कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोची जा रही थी, तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था यूटिलिटी एंड डिमांड के बारे में। किसके बारे में हो रहा था डिस्कशन? यूटिलिटी एंड डिमांड। और उसने याद है ऊपर ये बात भी बोली थी कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए प्राइस जो है हम ज्यादा रख सकते हैं। तो कई हद तक यहाँ पर उन्हीं सब चीजों की बात हो रही है कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो यूटिलिटी एंड डिमांड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन था। उसके बाद उसने कॉस्ट के बारे में भी बात करी कि यहाँ पर हमें सारी कॉस्ट को कवर करना होगा, नहीं तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, मिनिमम प्रॉफिट के साथ ये काम करना होगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट का भी यहाँ पर डिस्कशन था। उसने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग को भी यहाँ पर चेक किया है, कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग को भी चेक किया है। तो एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, इसका भी डिस्कशन है बेटा। उसने ना यहाँ पर अपनी पैकेजिंग को बहुत बढ़िया तरीके से किया है ताकि वो उस पैकेजिंग के नाम का भी पैसा चार्ज कर सके। तो बेटा यहाँ पर उसने यूज करे हैं कुछ मार्केटिंग मेथड्स। ठीक है, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। तो ये 4 वो फैक्टर्स हैं जिसका डिस्कशन यहाँ ऊपर हो रहा था, जो हमारी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमें कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, सो आई होप एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा और बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी कि कैसे ये जो एनसीईआरटी लाइंस है और जो छुपी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करी है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है अब। नेम द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज बीन इग्नोर्ड बाय द फरियाद। तो बेटा यहाँ पर ये मिस्टर फरियाद है, इन्होंने कोई मार्केटिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इग्नोर किया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म बाय द एस्पेक्ट। और उसी एस्पेक्ट के 3 फंक्शंस हमें यहाँ बताने होंगे। ओके, सो after doing a diploma in entrepreneurship, Farihad started his own confectionery business. He started doing a lot of hard work and used the recipes taught by his grandmother in the various preparation. He also learned many recipes from online sites and television programs. तो फिलहाल यही है कि entrepreneurship में डिप्लोमा करने के बाद जो फरिहाद है उसने अपना खुद का कन्फेक्शनरी का बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है उसने, और वो वही रेसिपीज को इस्तेमाल किया करता था जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसने सीखी थी, और बहुत सारी रेसिपीज उसने ऑनलाइन साइट्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी सीखी है। He decided to keep the price of the product low initially and also informed his customer about the goodness of the items sold by them. तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया है, प्राइस को थोड़ा कम रखा है और अपने कस्टमर्स को ये बताया कि उसके प्रोडक्ट में क्या अच्छी बातें हैं, मतलब क्या बेस्ट है उसके प्रोडक्ट में, उन सभी चीजों के बारे में वो यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। However, he didn't mention on the package of each item whether it contained eggs or not. लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट के पैकेट पर ये बात नहीं लिखी कि ये एग वाला प्रोडक्ट है या विदाउट एग वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, एज अ रिजल्ट वेजिटेरियन पीपल बिकम हेजिटेंट इन बाइंग दीज फ्रॉम हिज शॉप एज they had to verbally inquire from him about the inclusion of the eggs in the preparation. अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वेजिटेरियन लोग थे, अब वो तो नहीं कंज्यूम करेंगे ऐसे प्रोडक्ट को जिसके अंदर एग इस्तेमाल होगा, तो उन्हें ये वर्बली पूछना पड़ता था कि क्या इसके अंदर एग यूज हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है। सो जितनी भी आइटम्स यहाँ पर बनाई जा रही थी उसके लिए सबको पूछना पड़ रहा था, बताइए कि उसने कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया, ये उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है इसके अंदर एग है या नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दी ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। पुटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज, बताइए बताइए, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी बच्चे, ये है लेबलिंग। तो बेटा उसने लेबलिंग ढंग से परफॉर्म नहीं करी है क्योंकि इंफॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पर इन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। ठीक, अब हमारा जो लेबलिंग है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा, हमारे पास हैं कुछ इसके फंक्शंस। पहला फंक्शन हमारा क्या होता है, डिस्क्राइब द कंटेंट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट, आप कह सकते हो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट। उसके बाद प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। बेटा आप लोग मेमोरी ट्रिक लिख देना, जरूरी नहीं है कि मैं हर आपको क्वेश्चन में बोलूं कि आपको ये काम करना है। अब आपको पता है कि हर क्वेश्चन में क्या काम करना होता है तो अपने हिसाब से कर लिया करो। ठीक, उसके बाद हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी आप लिख सकते हैं। तो 3 हमें फंक्शंस लिखने थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी फॉलोड बाय द बीएनजी लिमिटेड एंड केएमवी लिमिटेड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आइडेंटिफाइड। तो पहली बात तो आइडेंटिफाई करनी है फिलॉसफी कौन सी है, फिर उन्हीं के बीच में डिफरेंस बताना होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेन फोकस एंड एंड्स। चलो ठीक है, ये बात तो हम कर लेंगे। अब बेटा फिलॉसफीज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और कितनी फिलॉसफीज हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलो देखते हैं। So BNG Limited is a reputed company that manufactures the consumer durables. Consumer durable बनाती है BNG company, and it had a large scale manufacturing unit where products like large scale production unit है उसकी, जिसमें क्या क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केटल्स हैं, टोस्टर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स हैं जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं। Since the production is at a large scale, the average cost of production is low. अब क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर ये लोग, किस पे बेटा प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है ना बेटा उनकी वो बहुत लो आती है। एंड एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट्स आर वाइडली अवेलेबल, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहे हैं एट द अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, है ना, फिलॉसफीज के भी कुछ कीवर्ड्स थे अगर आपको याद हो तो। एंड इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो बेटा बीएनजी लिमिटेड जो काम कर रही है, किस थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रही है कि भाई प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे जिससे कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो अफोर्डेबल होगा प्रोडक्ट। तो कहाँ बात होती है कि हमें प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना है ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके, याद आ रहा है ना, प्रोडक्शन ज्यादा करना। हाँ जी, तो बेटा ये जो हमारी बीएनजी लिमिटेड है ये फॉलो कर रही है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमने पहचान ली इसकी फिलॉसफी कौन सी है। आगे चलते हैं केएमवी लिमिटेड के पास। सो केएमवी लिमिटेड अनदर रेप्यूटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चर इन द सेम बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट, ये भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाउएवर केएमवी लिमिटेड फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड द फीचर्स। ये ऐसा सामान बेचते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हो। इट हैज अ डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम व्हिच कंटिन्यूअसली वर्क्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। और इन्होंने अपने R&D टीम के अंदर अच्छा खासा पैसा लगाया है, अच्छी खासी टीम रखी हुई है जो टाइम टू टाइम प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे वर्क करती है। तो बेटा सोचो, दिमाग लगाओ अपना थोड़ा सा, प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट पे वर्क होना कौन से कॉन्सेप्ट का कीवर्ड है बेटा, ये केएमवी यूज कर रही है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें डिफरेंस करना है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बेसिस लिखे हैं, आपको जितने बेसिस हमने कराए हैं क्लास में आपको सारे करने हैं। ठीक है, जैसे मैं केस स्टडी मैंने फिलॉसफी की कराई तो इसका मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही प्रिपेयर करना है, आपको बाकी की भी जो फिलॉसफीज है वो भी प्रिपेयर करनी है। दैट मीन्स आपको पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट द मैनेजमेंट ऑफ रिफ्रेश जोन नीड्स टू वर्क ऑन। तो मार्केटिंग मिक्स के दो कंपोनेंट, मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट बोलूं, एलिमेंट्स बोलूं, बात एक ही है। तो बताओ कौन से एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के? 4 होते हैं ना, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कौन कौन सा? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। तो लेट्स सी यहाँ पर कौन से हैं। हाँ जी, सो रिफ्रेश जोन वाज अ पॉपुलर कॉफी हाउस चेन ऑफरिंग द प्रीमियम कॉफी एंड द स्नैक्स इन द cozy environment. However, over time, the company began to face challenges in maintaining its market position. तो भाई पहले तो बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था, स्नैक्स भी मिल रहे हैं, कॉफी भी मिल रही है, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, बट धीरे धीरे चैलेंजेस आने शुरू हुए। Customers had started complaining about the lack of variety, failing to cater to the evolving consumer preference. अब उन्होंने कहा कि भाई वेराइटीज नहीं दिख रही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से आपके यहाँ पर वेराइटी नहीं है। ऑल्सो द प्राइस ऑफ द कॉफी इन रिफ्रेश जोन वॉज सिग्निफिकेंटली हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर। उसने कहा ऊपर से जो आप पैसा चार्ज करते हो वो भी कॉम्पिटिटर से हाई चार्ज कर रहे हो। सो मेनी कंज्यूमर्स फेल्ट दैट द क्वालिटी ऑफ कॉफी वॉज नॉट दैट जस्टिफाइंग इट्स प्रीमियम प्राइसिंग। और उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से आप प्राइस चार्ज कर रहे हो ना, उस हिसाब से आप यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, उस हिसाब से आपकी सर्विस नहीं, उस हिसाब से आपका सामान नहीं है। तो बताओ बेटा कहाँ गलती चल रही है रिफ्रेश जोन में? तो प्राइस वाला तो आपको क्लियरली दिख गया होगा कि मैडम यहाँ पर प्राइस मिक्स तो एक एलिमेंट है। अब प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी नहीं है, यानी कि रेंज नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो ये किस चीज से रिलेट करता है बेटा? ये रिलेट करता है प्रोडक्ट मिक्स से। तो ये दो जो एलिमेंट है वो यहाँ पर मिसिंग थे, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनके अंदर के कंपोनेंट्स भी लिख कर आने हैं कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स ईच के हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन लिख पाओ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा आखिरी क्वेश्चन में आपको लिखना है क्या क्या? नेम एनी अदर 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अदर 2, पहली बात तो यहाँ पर किसी एक डिसीजन के बारे में बात हो रही है। अदर 2 बोले हैं किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ डिस्कशन हो रहा होगा प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्कशन। तो सबसे पहले सोचो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन कौन कौन से होते हैं? बेटा 3 होते हैं, 3 प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, तो तीनों में से एक का डिस्कशन हो रहा होगा, बाकी 2 बताने होंगे। Why is branding considered as an important function by the marketers? और ब्रांडिंग को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? Give any one reason in support of your answer. तो ब्रांडिंग की कोई भी एक इंपॉर्टेंस लिख देना, एडवांटेज लिख देना मार्केटर्स को क्या होती है। State any 4 features of good brand name और characteristics of good brand name। मतलब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने आप दे सकते हो, बस इसको हमें इसमें से ढूंढ कर निकालना है। चलो देख लेते हैं। अरविंद इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रूम फ्रेशनर्स। तो ये प्लान कर रहा है कि एक ऐसी कंपनी खोलेगा जो रूम फ्रेशनर्स को बेचेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। एंड ही इंटेंड्स टू यूज नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स फॉर एडिंग द फ्रेग्रेंस टू देम। और नेचुरली यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस है वो यूज की जाएगी फ्रूट्स में से एक्सट्रैक्ट करके। उसने एस्टिमेट किया दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़ टू सेट अप द फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड, कि भाई 20 करोड़ रुपए तो चाहिए होंगे। एंड as it is difficult for him to raise the entire capital amount alone, अब अकेले 20 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? So he gives a partnership offer to his school friend संजय। तो अपने स्कूल फ्रेंड को उसने ऑफर किया कि चलो पार्टनरशिप में काम करते हैं। Who is an angel investor? वो भाई वो तो एंजल इन्वेस्टर था। संजय after being convinced about the feasibility of the project accept his offer. Sanjay tells Arvind that they should also focus on other important decisions related to the product room fresheners beside deciding about its feature, variety and quality, and branding is one of that most important and branding is one of the important such decision। उसने कहा कि हमें ना और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, क्वालिटी, वैरायटी, फीचर्स के अलावा, और उसमें से ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और उसमें से ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो क्लियरली बता दिया यार उन्होंने कि ब्रांडिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग के अलावा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन में हमने और कौन कौन से पढ़े बच्चे? हम लोगों ने पढ़े हैं लेबलिंग और पैकेजिंग। लो जी, ये तो हो गया हमारा काम। अब ब्रांडिंग की कोई भी एक एडवांटेज बता दो बेटा मार्केटर्स को, तो एक तो मैं बता दूंगी, बाकी सारी तुम बताओगे, है ना। तो बेटा मार्केटर के लिए ब्रांडिंग का क्या फायदा है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। भाई अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, वो अपने ब्रांड के हिसाब से पैसा चार्ज किया जा सकता है। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग एक मैंने बता दिया, बाकी के एडवांटेज आप बताएंगे।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, एक गुड ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए बेटा? इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू स्पेल, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, मतलब आसानी से उसको बोला जा सकता, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होना चाहिए? ऐसा हो जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता हो, यानी कि जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स को सजेस्ट करता हो, ऐसा भी आप रख सकते हो। बेनिफिट्स को क्या रख करता हो? सजेस्ट करता हो, यानी कि सजेस्टिव होना चाहिए। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके गुड ब्रांड नेम के? डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, है ना, स्टेइंग पावर होनी चाहिए, यानी कि इतनी जल्दी आउटडेटेड ना हो जाए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि कल को अगर हम कोई और प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो इजीली ऐड ऑन किया जा सकता हो। तो बस ये कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड ब्रांड नेम के, और भी बहुत सारे हैं, वो आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो ये थी कुछ हमारी केस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप कि इस वाले चैप्टर की केस स्टडीज आप बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि चैप्टर भले ही थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी बहुत है ना। तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कैसी लगी आपको आज की केस स्टडीज, और आपको अपनी पढ़ाई में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी में और अपने आखिरी क्लास में, क्योंकि इसके बाद तो फिर एग्जाम टाइम पे ही मिलना होगा। तो चलिए बिल्कुल इंतजार रहेगा अगली क्लास का। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।